मनुष्य जो मस्ती होता है उसमें बहुत सारे तरीका का जाल बिछा होता है। तो ये जाल बिछा होता है, तो जाल यदि नहीं रहे तो मनुष्य का मस्तिष्क अपना कार्य न कर सके। इसलिए देखिए कि मनुष्य शरीर का जो भी ढांचा ये बना होता है, मस्तिष्क, हाथ, पैर, ये जितनी भी नाड़ियां होती है कहीं न कहीं सब एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार देखिए तंत्रिका या स्नायु रचना, ये सबसे पहले आपको जानना है कि तंत्रिका की क्या रचना है। तो तंत्रिका की रचना के लिए यानी मनुष्य के शरीर में या समस्त जीवधारियों के शरीर में रक्त परिभ्रमण करना, श्वसन क्रिया करना, पाचन, उत्सर्जन, ये सारी क्रियाएं मनुष्य करता है या प्रत्येक जीवधारी भी करते हैं। तो कहीं न कहीं ये सारी क्रियाएं करने के लिए मस्तिष्क हमारा कार्य करना प्रारंभ करता है। यदि मस्तिष्क अपना कार्य न करे तो मनुष्य कोई भी कार्य सही प्रकार से न कर सके। तो तंत्रिका ही एक ऐसा है जो कार्यकर्ता को समय समय से सारे कार्य को संपादन करवाता है या सफलतापूर्वक संपन्न कराता है। जैसे मनुष्य का रक्त संचरण करना है, रक्त परिभ्रमण करना है, श्वसन क्रिया करना है, ये सारे कार्य मनुष्य में स्वतः, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य स्वतः करता है और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य यानी चाहे या ना चाहे वो कार्य करता रहता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि मनुष्य जब सो जाता है, अचेतन क्रिया करता है, यानी जब वो सो जाता है तो उसके शरीर में यदि कोई चीज जैसे मच्छर काट लेते हैं तो वो सोते सोते ही उसको खुजला लेता है। ये खुजलाने का जो कार्य होता है वो हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र पर ही निर्भर करता है। आप देखिए मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का जो निचला छोर होता है और मेरु रज्जु का जो ऊपरा छोर होता है, ये दोनों आपस में सटे होते हैं। तो ये जब दोनों आपस में सटे होते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपके ये खोपड़ी हो जाती है, तो खोपड़ी का जो भाग होता है मेरु रज्जु यानी ये इस प्रकार आप देखेंगे जैसे से हमने खोपड़ी मान लिया, खोपड़ी का निचला सिरा और ये आपका हो जाएगा मेरु रज्जु। खोपड़ी का निचला सिरा और मेरु रज्जु का ऊपरा सिरा दोनों मिलकर आपस में सहयोग करते हैं। जब कोई हमारे शरीर में चेतन या अचेतन क्रिया होती है तो ये तंत्रिका तंत्र का जो जाल होता है पूरे शरीर में फैला होता है, तुरंत इसकी सूचना पहुंच जाती है। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ या पैर में हम यदि पीन या कांटा को चुभोते हैं तो उसे दर्द का आभास होगा और दर्द होने पर वो पीन या कांटे से अपने पैर या हाथ को खींचने का प्रयास करता है। यानी आप देखिए जो मस्तिष्क होता है, यदि हम पैर में पिन को चुभोते हैं, ये इसका दर्द हमको मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क तब अपना कार्य करना प्रारंभ करता है। तो आप जब मस्तिष्क कार्य करना यानी जो हमारे तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा होता है तो मस्तिष्क अपना कार्य करना प्रारंभ करता है, पैर को अपने खींच लेता है ताकि उसको दर्द का आभास कम होता है। तो इस प्रकार आपके शरीर में कहीं भी चोट या घाव होता है तो उस कार्य हमारा मस्तिष्क ही करता है। तो इस प्रकार शरीर के जितने भी भाग होते हैं, हाथ, पैर, हृदय, फेफड़े, हर जगह आपके जो तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा होता है या स्नायु तंत्र का जाल बिछा होता है पूरे शरीर में फैला होता है। कहीं पे मोटी मोटी तंत्रिका पाई जाती है तो कहीं पे पतली तंत्रिका पाई जाती है। मोटी मोटी तंत्रिकाओं से ही पतली पतली आपकी नाड़ियों का जाल बिछा होता है और सारी नाड़ियां तंत्रिका का संबंध एक दूसरे में होते हैं। यदि एक दूसरे से सटे न हो तो हमारे शरीर कार्य करना बंद कर देता है। आप देखेंगे दाएं मस्तिष्क का संपर्क बाएं शरीर से होता है और बाएं मस्तिष्क का संपर्क दाएं शरीर से होता है, यानी क्रॉस हो जाता है। यदि हमारे मस्तिष्क का दाएं भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है तो बायां अंग कार्य करना बंद कर देता है। यदि बायां भाग आपका कार्य करना बंद करता है मस्तिष्क तो आपका दाएं भाग शरीर कार्य करना बंद कर देता है। यदि आप देखेंगे किसी बच्चे में जन्म से वो अपाहिज होता है, पैर से चल नहीं पड़ता है, तो आप देखेंगे हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो अस्थियां होती है, वो विभाग होती है, उसमें धूसर द्रव्य भरा होता है। धूसर द्रव्य भरा होता है। यदि धूसर द्रव्य न भरा रहे
में हर जगह पाई जाती है। तो स्नायु कोशिका की रचना, तो अब देखें कि स्नायु कोशिका किसे कहते हैं। तो अभी आप लोगों को बताया गया है कि स्नायु कोशिका यानी स्नायु संस्था के विभिन्न अंगों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा ही होता है। तंत्रिका कोशिका या स्नायु कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे न्यूरॉन भी कहते हैं। तो यह न्यूरॉन आपके शरीर के या कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, जिससे आपकी जो तंत्रिका तंतुमूल इकाई न्यूरॉन ही होता है। यदि न्यूरॉन न हो तो आपके शरीर कार्य करने योग्य न होता है। तो इस प्रकार न्यूरॉन आपके दो भाग होते हैं, एक में दूसरा द्रव्य जीव द्रव्य पाया जाता है और दूसरा में अचतंतु होते हैं, बारी बारी तंतुओं का समूह होता है। इस प्रकार आपके शरीर में ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अब देखेंगे स्नायु नाड़ियां यानी स्नायु नाड़ियां किसे कहते हैं। तो जो हमारा मस्तिष्क होता है उसमें स्नायु नाड़ियां पाई जाती है। यानी मानव शरीर में स्नायु नाड़ियों का या तंत्रिकाओं का पूरा जाल बिछा होता है और ये नाड़ियां सफेद धागे के समान, ये नाड़ियां सफेद धागे के समान होती हैं और इन पर एक प्रकार का वसायुक्त आवरण चढ़ा होता है ताकि आपस में कभी भी घर्षण या रगड़ न कर सके, जिसे हम लोग माइलिन के नाम से जाने जाते हैं। यानी स्नायु जो तंत्रिका होती है, शरीर की स्नायु नाड़ियां जो होती हैं वो आपस में हर जगह जुड़ी होती हैं और उसमें सफेद धागे के समान भी दिखाई देती है, जिसे हम लोग माइलिन भी कहते हैं। इन नाड़ियों में कई अक्षतंतु भी पाए जाते हैं और उसमें छोटे छोटे कई जगह अक्षतंतु भी पाए जाते हैं। यदि न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है, यदि न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो आपके अक्षतंतु भी नष्ट हो जाते हैं और यदि नाड़ियों में किंतु अक्षतंतु यदि नष्ट हो जाते हैं तो आपके शरीर पे प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। जैसे भी आपको बताया है कि आपके जो न्यूरॉन तंतु होते हैं वो यदि नष्ट हो जाएंगे तो इसका प्रभाव आपके शरीर पे भी देखा जा सकता है। तो इसमें दो प्रकार की नाड़ियां होती है। स्नायु नाड़ियां में दो प्रकार की नाड़ियां होती हैं। नंबर 1 संवेदी नाड़ियां, यानी आपका नंबर 1 हो जाएगा संवेदी नाड़ियां। तो जो हमारी संवेदी नाड़ियां होती हैं, तो संवेदी नाड़ियां वे नाड़ियां होती है जो मनुष्य को सूचनाओं का आदान प्रदान कराता है, उसे हम लोग संवेदी नाड़ियां कहते हैं। ये संवेदी नाड़ियां हमारे मस्तिष्क की सूचनाओं का आदान प्रदान करवाता है और हमारे मस्तिष्क को सूचना भी पहुंचाता है। जैसे आप देखेंगे यदि आपको कोई आवाज लगाता है, यदि आप सोए होते हैं तो भी उसकी ध्वनि हमारे कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है। उस समय आप क्या करेंगे, जाग जाते हैं। कभी कभी आप चलती हैं, कभी कभी आप चलती हैं तो आपके पैरों के नीचे कील या कांटे आ जाते हैं, तो इसका भी संपर्क आपके मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क आपका क्या करता है कि पैर को उस कील या कांटे से हटाने का कार्य करता है, जिससे आपके पैर को चोट न लग सके, जिससे आपके पैर को चोट न लग सके। मस्तिष्क तुरंत आपके हाथ और पैरों को हटाने का कार्य। कभी कभी आप देखेंगे कि आप सोई रहती हैं, सोने में यदि मच्छर काट लेता है तो हम लोग सोए खुजला लेते हैं और फिर सो जाते हैं, यानी जागने की क्रियाएं नहीं करते हैं। ये आपके संवेदी नाड़ियों के ऊपर ही निर्भर करता है। दूसरा आता है प्रेरक नाड़ियां, यानी जो हमको सूचना देता है। प्रेरक नाड़ियां, प्रेरक नाड़ियां वह होती है जो हमारे मस्तिष्क को सूचनाओं का आदान प्रदान कराती है, उसे हम लोग प्रेरक नाड़ियां कहते हैं। तो इस प्रकार आपका हुआ ये कि ये दो प्रकार की नाड़ियां होती हैं, एक होता है संवेदी नाड़ियां और दूसरा होता है प्रेरक नाड़ियां। तो प्रेरक नाड़ियां देखेंगे आपको प्रेरणा देने का कार्य करता है। जैसे आप एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरी सीढ़ी चढ़ती हैं और उसके बाद यदि आपका एक पैर उठता है तो दूसरा पैर भी अपने आप उठ जाता है। ऐसे बहुत सारे कार्य करवाना पड़ता है। इसके बाद आपका देखेंगे स्नायु संस्थान के भाग व कार्य। स्नायु संस्थान के भाग व कार्य। स्नायु
संस्थान की स्नायु संस्थान के भाग व कार्य, यानी स्नायु संस्थान के कितने भाग व कार्य के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्नायु संस्थान के दो भाग होते हैं। तो केंद्रीय स्नायु संस्थान नंबर 1 आपका हो जाएगा केंद्रीय स्नायु संस्थान। आपका है स्नायु संस्थान के भागों का, स्नायु संस्थान के विभिन्न भागों काय होते हैं। तो नंबर 1 आता है केंद्रीय स्नायु संस्थान, यानी केंद्रीय स्नायु संस्थान वह इसके अंदर मस्तिष्क तथा सुषुम्ना आते हैं। केंद्रीय स्नायु संस्थान के अंतर्गत मस्तिष्क या सुषुम्ना आते हैं। दूसरा आपका परिधीय स्नायु संस्थान, परिधीय स्नायु संस्थान। और तीसरा हो जाएगा स्वायत्त स्नायु संस्थान, स्वायत्त तो अब देखेंगे स्नायु संस्थान के भागों का। स्नायु संस्थान को 3 भागों में विभाजित करते हैं, केंद्रीय स्नायु संस्थान, परिधीय स्नायु संस्थान और स्वायत्त स्नायु संस्थान। केंद्रीय स्नायु संस्थान में आपके सुषुम्ना व मस्तिष्क आते हैं। परिधीय स्नायु संस्थान में आपके यानी परिधीय स्नायु संस्थान के अंतर्गत सुषुम्ना से निकलने वाली स्नायु नाड़ियां होती हैं। और स्वायत्त स्नायु संस्थान में स्वेच्छा से कार्य करने वाली स्नायु नाड़ियां होती हैं। तो आप देखेंगे जो आपके केंद्रीय स्नायु संस्थान होते हैं मस्तिष्क और सुषुम्ना आते हैं। और परिधीय स्नायु संस्थान में सुषुम्ना से निकलने वाली प्रेरक नाड़ियां आती हैं। और स्वायत्त स्नायु संस्थान में आपके कार्य करने वाली जो प्रेरक नाड़ियां पाई जाती है। तो इस पूरा स्नायु संस्थान के भागों का। तो केंद्रीय स्नायु संस्थान अब आप देखेंगे सबसे पहला हेडिंग इस हेडिंग को कि केंद्रीय स्नायु संस्थान में मस्तिष्क और सुषुम्ना आते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग इसमें आ जाएगी मस्तिष्क, यानी मस्तिष्क किसे कहते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे सबसे पहले मस्तिष्क। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य संचालक भाग होता है। मस्तिष्क आपका एक खोखला भाग होता है। ऊपर से इसके ऊपर मस्तिष्क के ऊपर यानी खोखले भाग को ही हम लोग कपाल के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क आपके शरीर की सबसे ऊपरी भाग को कहते हैं। यह बिल्कुल गोल और खोखला होता है। इसके ऊपर के भाग को हम लोग कपाल के नाम से जानते हैं। लगभग 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, जिसकी लंबाई हम लोग देखेंगे 35 सेमी और इसकी चौड़ाई 12.5 सेमी पाया जाता है। यानी मस्तिष्क की लंबाई 35 सेमी और इसकी चौड़ाई 12.5 सेमी पाई जाती है और मोटाई इसकी 3 सेमी पाई जाती है। ये जो मस्तिष्क होता है मस्तिष्क की लंबाई 35 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी, मोटाई 3 सेमी पाई जाती है। यानी मस्तिष्क आपके शरीर का ऊपरी भाग होता है, आवरण होता है, जिसे हम लोग कपाल के नाम से जानते हैं। यह खोखला होता है जिसकी लंबाई 35 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और मोटाई 3 सेमी होती है। तो इस प्रकार मस्तिष्क का मुख्य और पुरुष में मस्तिष्क आपके 1.5 kg का होता है, महिलाओं में इसकी भार 1 kg का पाया जाता है। तो इस प्रकार ये हमारे मस्तिष्क 3 तत्वों से सुरक्षित
होता है आपका। तो इसमें पहला आपका टॉपिक हो जाएगा दृढ़ तानिका, यानी दृढ़ तानिका, सबसे ऊपरी आवरण के भाग को दृढ़ तानिका के नाम से जानते हैं। इसका नोट्स आपकी इसके बाद आज आपको दे दिया जाएगा, तो आप घर पे बैठे बैठे नोट्स की भी तैयारी